हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। हमारा ये जो आज का लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर नवप्रीत भैया आपको 5 ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं ना, जो क्लास 11th वाले बच्चों को कभी समझ ही नहीं आते। और ये वो टॉपिक्स हैं जो 11th में भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, 12th के अंदर भी स्ट्रगल करते हैं। तो हमने मिलकर डिसीजन लिया कि क्यों ना इन टॉपिक्स के बारे में पहले ही बच्चों को बता दें, और ऐसा बताएं कि उनका डर खत्म हो जाए कि अगर ये टॉपिक मुझे आगे जाके पढ़ाया जाएगा ना, जब मैं पढ़ूंगा इसको, तो मेरे अंदर डर नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही हमें क्लियर करा दिए गए हैं। ठीक है, तो चाहे बर्नौलीज थ्योरम हो गया, चाहे फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, चाहे आपका टेंशन हो गया, चाहे आपका सूडो फोर्स हो गया, ठीक है, चाहे आपका वेक्टर्स हो गया। खैर वेक्टर्स इजी है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे आगे जाके स्ट्रगल करते हैं। ये 5 टॉपिक्स आज आप ऐसे पढ़ोगे कि आपको लगेगा भैया मूवी चल रही हो। ठीक है, ये वो 5 टॉपिक्स अगेन मैं कह रहा हूँ जिसके अंदर बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं आगे जाके। तो हमने पहले ही आपको ऐसे मक्खन तरीके से करवा दिए हैं इस लेक्चर के थ्रू कि आप बोलोगे भैया मजा आ गया, और आप फ्लेक्स भी कर सकते हो फिर अपनी क्लास के सामने कि मुझे ये चीज़ें पता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा कैसे काम करता है, क्या काम करता है, विद एग्जाम्पल हर चीज़ इस वीडियो के अंदर समझाई है। ये 1 घंटे का लेक्चर आपको क्लास 11 में इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अवगत करा देगा, अवेयर करा देगा कि आप बोलोगे भैया मजा आ गया यार, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट, है ना जी। तो आज बहुत मजा आएगा इस क्लास के अंदर। ये मूवी जो आपकी चलने वाली है आगे, इस मूवी में आप 5 ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जो कि आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, और जब आपकी इसकी क्लास भी होगी ना, तब सब क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल सब दिमाग में छप चुका होगा। तो देखना पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर के अंदर हर चीज़ समझाई है, और इस तरीके से समझाइए कि आपको मजा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, क्या हालचाल है। 10वीं हो चुकी है और अब हम लोग आ चुके हैं 11वीं के अंदर, और आप लोग चूंकि इसको ऐप के ऊपर देख रहे हैं, तो हम पढ़ने वाले भैया 11वीं का वेक्टर्स। क्या याद आ रहा है भैया, अपने 9वीं के अंदर वेक्टर्स पढ़ा था, कुछ नहीं था। मैंने क्या बोला था, वेक्टर याद कराने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि तुम क्या चाहोगे कि प्रणय भैया के बेटे का नाम क्या हो, स्केलर हो कि वेक्टर हो। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने वेक्टर चूज किया था, क्यों? क्योंकि वेक्टर एक आइडियल चीज है कि भैया मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, मतलब क्या करना है, कितना करना, मतलब बोलते ना कि यार इसमें दम तो होता है पर इसको मालूम नहीं दिशा की कहां तक पहुंचना है। अपने मेरे स्कूल में जब पीटीएम होते थे तो मेरे मां आपको ये बोलते थे कि साहब इसमें दिमाग तो बहुत है पर दिशा नहीं है। तो प्रणय भैया का बेटा कैसा होना चाहिए, जिसके पास में दिमाग भी है और दिशा भी कि कहां जाना है। तो इसलिए अपन ने वेक्टर नाम रखा था। अब उसी वेक्टर को 11वें में पढ़ना है। अब देखो 9th वाला वेक्टर तो होगा नहीं जो इतना आसान होगा कि कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी नहीं कर रहा है उसमें, मतलब बस ये था कि यार इधर जा रहा है तो प्लस कर देंगे, इधर जा रहा है तो माइनस कर देंगे। या फिर अपन ने क्या किया था, बस इतना किया था कि भैया एक दिशा फिक्स कर लो कि ये प्लस 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 वाली, तो इसके ऑपोजिट जितनी भी चीजें जा रही है उनको माइनस कर लो। पर भैया वो तो तब ना जब एक चीज इधर और एक चीज इधर हो। पता चला एक इधर चल दी और एक इधर चल दी, तो फिर क्या करोगे, फिर माइनस करेंगे, फिर क्या लगाएंगे, फिर कौन सा एंगल लगाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, मतलब दिक्कत नहीं, याद नहीं आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, जब हमने वर्क पढ़ा था तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। पर मैंने बोला था कि ये सिर्फ एफ एस नहीं होता, इसके आगे एक एफ एस कॉस थीटा भी होता है। पर वो तो अपन उसको क्या करते हैं कि निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 9th में उतना हमारे काम का है नहीं वो। बट वो जो एफ एस कॉस थीटा है, वो एंगल कितना है, कैसे बना, कहां से बना, और उसकी अलग अलग चीजें क्या होंगी, वो सब यहां पर खुलासा होगा। ठीक है, अब क्या भैया, अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th की, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज होती है कि मैं बता देता हूं, पहले तो 11th की फिजिक्स तुमको रुला देगी अगर हमसे नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा बड़े ही शानदार एंट्री के साथ में, सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं मेरी स्क्रिप्ट कब खत्म होगी, ये कब आएंगे। तो ये नवप्रीत भैया, हम मतलब अब हिम्मत हो गई इनसे हाथ मिलाने की। पहले तो भाई दूर से पहले तो भाई रूह कांप जाती थी हमारी कि यार नवप्रीत सर आ रहे। जब नवप्रीत भैया से मैंने वेक्टर्स पढ़ा था, तब पहली बार मेरे को जिंदगी में ऐसा लगा था कि भाई किताब की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज अपन कैसा पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स? आज अपन ऐसा पढ़ने वाले हैं कि ये बाबा मुझे बोलता है, बोले कि भैया मैं स्लाइड बना दूंगा। हाँ। तो मैं बना दे यार, तू कुछ कर ही रहा है तो ठीक है, कुछ तो कर ले। तू भी पैसे ले रहा है 4 पैसे, तेरा भी काम चलेगा। तो इसने क्या करा है, इसने यार डेफिनेशन डाली सर। वही तो क्या है, इफ अ ये फिजिकल जो है, क्वांटिटी, इसके अंदर आप पढ़ोगे ना तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात तो आधे बच्चे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप इसकी भाषा देखें, आप इंग्लिश देखें सर, जो कि बेचारे बच्चों को बुक में लिख के दे दी जाती है। नहीं मैं कह रहा हूं ना कि क्या होता है, जैसे ये हेडिंग डली, ये 3 पॉइंट डले, तो इतने का वीडियो बन गया यूट्यूब पे। अब बन गया। हाँ, मतलब इतने के वीडियो बन जाते हैं, और वो टीचर वही सिंपल काम है, स्लाइड चली और पढ़ा दिया हमने फटफट। तो पर अपन तो ये नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं नहीं कर तो फिर पाऊंगा। क्या बस इतना ही पढ़ाओगे आप? नहीं इतना नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। ये तो अच्छा, क्या है कि ये खाली सारी खाली है, सारी खाली है। ये तो इसके लिए रख दिया अपन ने कि एक थोड़ा सा फील आनी चाहिए बच्चों हाँ, को। थोड़ा लग रहा है, हाँ, थोड़ा किताब भी है भाई, किताब भी है। भाई कुछ लिखा है, कुछ पर मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब ये है कि किताब के अंदर वो ज्ञान होगा ही नहीं, और इस तरीके से होगा ही नहीं जैसा नवप्रीत भैया आपको देंगे। ठीक है, तो मतलब ये तो खैर अब मैं तो
नहीं अच्छा अभी टाइम है। अभी टाइम है। तो इतना तो लिखा हुआ है, बट अपन क्या करेंगे, आपकी जो असली पढ़ाई है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यहाँ से स्टार्ट यहाँ होगी। से start होगी। मतलब अपने को किसी भी चित्र की जरूरत, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। अपन अपने आप मतलब फील आनी चाहिए ना कि स्कूल फील आनी चाहिए कि भाई ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने को सर। फील वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आत्मा सर। में घुसना चाहिए। अरे सम्मान भी तो दे रहा हूँ यार। अब मैं तो प्रणय भैया बोल नहीं पाऊंगा। हाँ यार, आप तो भैया बोल नहीं सकते। नहीं भैया ही बोल लेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो बच्चों क्या बोल रहे हैं भैया की, सर तुम बता देना। हाँ हाँ, बताओ बताओ। ठीक है चलो तो करें स्टार्ट। अपन का स्टार्ट। चलो, तो ये हमारे पास एक ही माइक का बजट है, इसी के साथ में हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं पूरा शानदार तरीके से। और मैं बिल्कुल अपनी 11th को याद करते हुए सामने बैठ के पढ़ने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत सालों बाद पढ़ा रहा हूँ फिर से मैं। तो प्यारे बच्चों, जो अपन समझने वाले हैं वो करने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और गजब का दिलचस्प टाइप टॉपिक है, और तुम्हें बहुत 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 ही मजा आने वाला है। जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो वेक्टर ये वाला नहीं है, वो मैं तुम्हें ये वाली इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं स्लाइड्स के साथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हम ये बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू द मैग्नीट्यूड। ये ऐसा नहीं करेंगे अपन। हम पूरा का पूरा वेक्टर पहले समझेंगे और फिर आखिरी में फिर से इस पेज पर आएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हमें ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो पहली कहानी पे चलते हैं कि बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी 9th में मैंने पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सबसे पहली चीज थी मेरे पास में कि एक वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्या बस ये दो चीजें एक वेक्टर क्वांटिटी को बनाती है? नहीं, फिर क्या चाहिए? क्योंकि हमारे पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ ऐसी स्केलर क्वांटिटीज होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल करंट। करंट एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्योंकि करंट अगर मैं बात करता हूं, मैं एक तार बनाता हूं, उस तार के अंदर से मैं बोल रहा हूं कि करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर का, तो मैं बोलूंगा करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो उसकी डायरेक्शन है ना कि इस दिशा में करंट जा रहा है। तो क्या ये करंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ वेक्टर क्वांटिटी बनाता है? नहीं भाई साहब, करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कैसे बनती है हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि व्हाई सम क्वांटिटीज आर वेक्टर, व्हाई सम क्वांटिटीज आर स्केलर, कौन सी क्वांटिटी में कैसे काम चलता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि हम समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है। स्केलर समझ में आएगा तभी तो डिफरेंस समझ में आएगा कि वेक्टर में क्या है। तो स्केलर क्वांटिटीज के पास में मैग्नीट्यूड है, जैसे कि डिस्टेंस, मैं 5 किलोमीटर भागता हूं। तो जब आप ऐसा बोलते हो कि मैं 5 किलोमीटर भागता हूं, तो कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा आप किस दिशा में भागे। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप पहुंचे कहां। भाई आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो 5 किलोमीटर, 5 ही होगा वो। तो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, हम उसके अंदर डायरेक्शन की चर्चा करते ही नहीं है। अगर मैंने डायरेक्शन की चर्चा भी कर ली, जैसे कि मैं करंट की बात करूं, उसके अंदर मैं करंट के अंदर डायरेक्शन की चर्चा भी कर रहा हूं। मैं बोलता हूं मेरे पास 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, कहां से आ रहा है? मेन सप्लाई से इधर आ रहा है। तो वहां डायरेक्शन की चर्चा कर दी। तो क्या डायरेक्शन की चर्चा उससे डायरेक्शन की चर्चा वेक्टर बनाएगी? नहीं। तो हमें वेक्टर बनाएगा कौन? तो करंट हमारे पास में जो है, इधर मैं बोल रहा हूं 2 एम्पियर का आ रहा है, इधर मैं बोल रहा हूं 3 एम्पियर का आ रहा है। तो कितना करंट पास होगा? 5 एम्पियर का। अब अगर मैंने ये वाली तार को इधर से हटा के और प्यारे बच्चों इधर लगा दिया और इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसको हटा दिया मैंने, तो भी कितना करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर ही फ्लो होगा। तो यहां पर जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, दे हैव सम मैग्नीट्यूड। उनके पास डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर उनको जब ऐड करेंगे तो हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब है सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। कशु दिमाग नहीं लगाना हमको, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जैसे शक्कर लेने जाते हैं, वही वाला एग्जांपल है हमारे जीवन का। मैंने बोला भैया 2 किलो शक्कर दे दो, उन्होंने बोला ठीक है भैया 2 किलो तोल दिया। मैंने को फोन आया, मैंने बोला भैया 3 किलो और बढ़ा दो, उन्होंने 3 किलो और बढ़ा दिया, टोटल हो गया 5, 2 + 3। अब उसके बाद मैंने बोला इसमें से 1 किलो कम कर दो, पैसे कम पड़ गए, तो उसने 1 किलो कम कर दिया, 4 हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास में? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे डायरेक्शन का टेंशन नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मुझे किसकी चर्चा करनी पड़ेगी? मैग्नीट्यूड। पहली कहानी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे मैं मेजरमेंट करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कि मेरे पास फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूं मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ ऑब्जेक्ट किस दिशा में जाएगा? तो अब मैंने बोलोगे सर फोर्स किधर लगाया? मेरे पास में अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मानो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो इधर लगाऊंगा तो इधर जाएगा, ऊपर लगाऊंगा ऊपर जाएगा, नीचे लगाऊंगा नीचे जाएगा। तो मैं जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन के अंदर मेरे पास में जाने लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर मैं सिर्फ फोर्स के बाद में बात नहीं कर सकता कि मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, बताओ क्या होगा? तो आप पूछेंगे सबसे पहली चीज किस दिशा में, तो जब आप डायरेक्शन की बात करोगे।
फिर हमारे पास में बात आती है अगर मैंने 2 फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट पर तो क्या होगा। अब मैंने बोला 2 फोर्स लगाने हैं, ठीक है 2 लगा देते हैं। तो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 2 फोर्स लगाए, एक लगाया 2 न्यूटन का, दूसरा भी लगाया 2 न्यूटन का। मानो कि मैंने इस पे दोनों फोर्सेस नीचे से लगाए ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अगर इधर से 2 न्यूटन लगा दिया और इधर से 2 न्यूटन लगा दिया तो ये कहाँ जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहां मैं एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर रहा, हमेशा 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मुझे 4 न्यूटन नहीं देगा। वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में एंगल कितना है, वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं यहां पर वेक्टर्स के अंदर। अब अपन चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मोस्टली आपके पास में क्या होता है, या तो उसे कैपिटल अल्फाबेट से या स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्टली हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की एक डायरेक्शन है। कुछ प्यारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ए वाला वेक्टर अगर इधर है और इधर मैंने एक वेक्टर बी बनाया, तो क्या मैं एरो ऐसा बनाऊंगा? अरे नहीं भैया, आप एरो ऐसा ही बनाओगे। ठीक है, ये फंडामेंटल तरीका है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोई भी एक क्वांटिटी लिखेंगे, उसके ऊपर क्या बना देंगे प्यारे बच्चों, एक एरो बना देंगे विच विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने माना कि मैंने बोला कि मैं एक फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो फोर्स मैंने ऐसा लिखा और इसके ऊपर एक एरो लगा दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर्स। इसके साथ में 2 चीजें लिखूंगा, एक लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड और साथ में मैं उसकी मेंशन करूंगा डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए कितनी चीजें चाहिए मुझे? 2 चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर अपन बात करते हैं कि मेरे पास में क्या हो रहा है, मेरे पास में मैग्नीट्यूड भी है, मेरे पास में डायरेक्शन भी है, मेरे पास में ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब अगर अपन बात करते हैं तो कुछ और टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वेक्टर्स, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे पास में क्या होता है कि मेरे पास में कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में मुझे अगर एंगल देखना है, क्या देखना है? एंगल। तो मैंने बोला कि मेरे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है ए और एक वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास इधर है बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? तो मैं जब 2 क्वांटिटीज के बीच में एंगल देखता हूं तो ये वाला एंगल होगा थीटा। आप कैसे देखोगे ये एंगल, ये समझ लो। आप पीछे से बी को आप एक्सटेंड कर दो, ए को भी एक्सटेंड कर दो, दोनों को एक्सटेंड कर दो। अब ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, ये दोनों जहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जो बुक के अंदर बेसिक वाला क्वेश्चन आता है, उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, फिगर जो बना के देंगे आपको, वो देंगे कि ये ए वेक्टर है और प्यारे बच्चों ये मेरे पास में बी वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है एंड मुझसे पूछ लेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे बेसिक लॉजिक है जरा सा, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे इसको बढ़ाते हुए हम यूज करेंगे। तो एंगल ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो बेसिक लॉजिक का ध्यान रखना, एंगल कौन सा लेना है हमको? एंगल वो वाला लेना है जहां से या तो दोनों वेक्टर जाते हुए नजर आए या आते हुए नजर आए। एक जा रहा है और एक आ रहा है, वहां से एंगल नहीं ले रहा है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में, हमें वो वाला एंगल लेना है 2 वेक्टर्स के बीच में जहां से दोनों क्या नजर आते हैं, जो होने चाहिए दोनों या तो जाते हुए नजर आए या दोनों ही आते हुए नजर आए। जैसे यहां पर इस पॉइंट ओ से अगर मैं देखूंगा तो ए और बी दोनों जाते हुए नजर आ रहे थे, तो मैंने ये एंगल ले लिया। पर अगर ये 30 डिग्री की बात करता हूं तो मेरे पास में क्या है, ओ से ए इधर से ये जा रहा है और बी वाला वेक्टर इसकी तरफ आ रहा है, तो एक जा रहा है और एक आ रहा है, वो वाला एंगल नहीं लेना है बच्चों। एंगल कौन सा लेना है, जहां से या तो दोनों वेक्टर जा रही हो या दोनों वेक्टर्स आ रही हो। तो हमारे कहने कहीं हो रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है और ये आ रहा है, तो हमने क्या करा, हमने इसको जाने वाले को तो जाने दिया, आने वाले को पीछे से एक्सटेंड कर दिया, तो ये डायरेक्शन बी की हो गई। तो ये वाला जो एंगल बनेगा मेरे पास, दिस एंगल इज 150 डिग्री, ये होगा एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो अपन क्या करते हैं, अपन सारे फिगर्स बना लेते हैं, कौन सा वाला एंगल होगा आप मुझे बताते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में सिंपल केस, ए बी दोनों क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं दोनों वेक्टर्स, तो इनके बीच में ये एंगल थीटा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। फिर अगर मैंने ये बनाया ए और इधर मैंने बनाया बी, तो मेरे पास में ये वाला एंगल थीटा इनके बीच का एंगल नहीं होगा, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो ये वाला एंगल मेरे पास में हो जाएगा, इसको थीटा 1 नाम दे देता हूँ, थीटा हमारा एंगल हो जाएगा, थीटा 1 हमारा एंगल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये जा रहा है और ये आ रहा है। या आप इसको एक्सपांड कर देते ए वाले को पीछे, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल थीटा ही होता, तो यहाँ पर दोनों क्या होते, ये इधर से ए आता हुआ दिखाई देता, बी भी आता हुआ दिखाई देता,
या फिर इधर से ये जा रहा है और बी वाला इधर से जा रहा है, तो यहाँ से दोनों डायरेक्शन कौन सी लेनी है हमको, जहाँ से या तो दोनों वेक्टर्स जाते हुए नजर आए या आते हुए नजर आए। मैं आपको इसीलिए सारे केसेस बना के बताऊंगा बच्चों, ठीक है। मुझे प्रणय भैया ने बोला बच्चों को इतना 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 प्यार से पढ़ाना सर कि मजा आ जाए, क्योंकि उनने बहुत लाड कर रखा है आपको, तो वो लाड कंटिन्यू रहेगा भाई हमारा, है ना, ठीक है। तो ये पहला केस है, दूसरा केस है। तीसरा अगर अपन क्या कर देते हैं, ए को मैं इधर से ले आता हूं कि हम आ रहा है और बी वाला वेक्टर मेरे पास में क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या ये वाला एंगल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर से ए वाला वेक्टर क्या हो रहा है, आ रहा है, और बी वाला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम भाई साहब कुछ नहीं कर रहे, हम बस इस ए को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हो जाएगा। तो बेसिक लॉजिक समझ में आया, हाउ टू टेक द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जहां से या तो दोनों वेक्टर्स जा रहे हो या जहां पे दोनों वेक्टर्स आ रहे हो। तो यहां पर ये दोनों वेक्टर्स जा रहे थे, बिल्कुल मैंने ये एंगल ले लिया, ठीक है। और फिर यहां पर मेरे पास ये जा रहा था और ये आ रहा था, तो ये वाला एंगल नहीं लिया मैंने, इसको बी को एक्सटेंड कर दिया और वो वाला एंगल ले लिया, ये मिट जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाला एंगल, इससे हमने ये एंगल ले लिया। इधर हमारे पास में क्या हो रहा था, इधर हमारे पास में ए वाला आ रहा था, यार ये क्या चीज है यार, ठीक है। तो ये ए हमारे पास में आ रहा था, बी हमारे पास में जा रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला एंगल लिया, मैंने क्या करा, ए की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया, और फिर यहां से ये जाता हुआ दिख रहा है, ये भी जाता हुआ दिख रहा है, वो वाला एंगल ले लिया। तो एंगल कौन सा लेना है, एंगल लेना है, बहुत ही सिंपल हो गया काम, जहां से दोनों वेक्टर्स हैं तो जा रहे होंगे या दोनों वेक्टर्स आ रहे होंगे, बहुत ही सही। अब अपन चलते हैं कि सर आपने बोला कि वेक्टर क्वांटिटीज वो है भैया जो हमारे पास में क्या होती हैं, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं हो सकती, तो मैं ऐड कैसे करूं भी कि नहीं करूं? अरे बिल्कुल करूं भाई, करेंगे। अब हम वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन समझेंगे। तो उस एडिशन को समझने के लिए क्या हमें कुछ बहुत मेहनत करनी है? नहीं नहीं नहीं, आप बुक की भाषा में देखोगे तो हमारे पास में, मैं आपको बोल के बताता हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट इफ एट अ पॉइंट द टू वेक्टर्स एक्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ऐसा नहीं कर रहा मैं आपके साथ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक देसी भाषा में समझाऊंगा। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों आपको पता है, बचपन से अपने को पता है ये। मैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ाने के लिए दो वेक्टर्स का इस्तेमाल करूंगा, और वो दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं जो आपने क्लास 9th में से पढ़ लिए थे, जिनको आप क्लास 9th से पहचानते हो। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे डिफाइन करा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो क्या होता है वो ही ट्रायंगल लॉ था भाई। देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास में मैं ए से बी गया, लेट से मैं ए से बी जो जा रहा हूं उस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मैंने समथिंग पी नाम दे दिया, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारे पास, जो लेंथ हो गई ए बी की, और डायरेक्शन कौन सी हो गई, ए टू बी, दैट इज माय वेक्टर पी। अब इसी के बाद मेरे पास में क्या हो गया, मैं बी से चला गया सी पे, तो मैं बी से सी पर पहुंच गया। तो अब मैं इसको वेक्टर क्यू रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्यू वाला वेक्टर जो मैग्नीट्यूड हो गया उसकी लेंथ कितनी हो गई, बी से सी तक की लेंथ, और डायरेक्शन क्या हो गई, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। देखो, बेसिक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते जाओगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब मेरे पास में प्यारे बच्चों तुम खुद ही बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब मेरे पास में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैं ए से बी गया हूं, एक ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये ए वाला इनिशियल पॉइंट था, बी वाला फाइनल पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हो गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बी से सी एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एक डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करा, दूसरे डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट करा। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर हमारे पास में मैं ए से बी जाऊं और बी से सी जाऊं, इसके बदले मेरा रिजल्टेंट कितना होगा? तो तुम क्या बोलते थे, अरे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, हम ए से सी को कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगर ये लेंथ मान लो मेरे पास में 3 है, ये लेंथ मेरे पास में 4 है, तो क्या ये वाली लेंथ 7 होती है? नहीं यार, ये जरूरी थोड़ी नहीं है, क्योंकि ये 3 होता और ऐसा सीधा सीधा 4 होता तो ऐड हो जाता, 7 हो जाता। तो ट्रायंगल के अंदर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज लेस देन द सम ऑफ द टू स्मॉलर साइज, मतलब कि ये लेंथ 7 से तो कम ही आनी है। तो फिर हम ऐड कैसे कर रहे हैं, वो ही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और कैसे ऐड करेंगे, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के स्टेटमेंट अभी हम देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है हमें, इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो हमारे पास में किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर बच्चों Q है।
इन दो वेक्टर्स को कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इन्हें हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है, ट्रायंगल की दो साइड से, एक AB वाली साइड से और एक BC वाली साइड से। देन देयर रिजल्टेंट, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर R है। उसको कैसे दिया है, फ्रॉम द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल A से C, तो वो हमारे पास में क्या होता है, वो होता है ट्रायंगल लॉ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं R को लिखता हूं वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो क्या मैं P और Q का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटीज में करता था, वहां पर अलजेब्रिक एडिशन लगता था, यहाँ थोड़ी लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा, कैसे निकालूं मैं, तो वो अब अपन समझेंगे कि इससे हम मैग्नीट्यूड को डिराइव कैसे करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर सा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फिर से एक बार और बताऊंगा मैं, ठीक है, पर पहले अपन इस सुंदर से तरीके को समझते हैं कि हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे। मैग्नीट्यूड निकालने के पहले एक छोटी सी बात बताओ मुझे, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा लेते हैं, जहां से दोनों वेक्टर या तो जा रहे हो या दोनों वेक्टर्स आ रहे हो। अगर एक जा रहा है और एक आ रहा है तो क्या करूंगा मैं, तो हम क्या करेंगे, अगर ये जा रहा है वाला वेक्टर हो गया, इधर आने वाला हो गया, तो किसी भी एक को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे और फिर वो वाला एंगल लेंगे जहां से या तो दोनों वेक्टर्स क्या कर रहे होंगे, जा रहे होंगे या फिर आ रहे होंगे। तो अगर अपन बात करते हैं ना, तो हमारे पास वेक्टर्स का, भाई साहब वेक्टर्स इतनी सुंदर चीज है, इतनी सुंदर चीज है। उसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। और जो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूं इसके अंदर। देखो डेरिवेशन पे हम अभी नहीं जा सकते, ठीक है, डेरिवेशन समझाऊंगा भाई, रेगुलर क्लास में सब समझाऊंगा, इतना सुंदर बना के समझाऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको। तो अब अगर अपन बात करते हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास में अगर कोई भी दो वेक्टर्स लग रहे हैं, जैसे एक वेक्टर है हमारे पास में P, ठीक है। अगर अपन किसी भी बात के वेक्टर की बात करें, तो वेक्टर के अंदर क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है। ऐसा नहीं होता कि इधर जा रहा है तो ऐसा एरो, ऐसा एरो, ऐसा एरो, अरे भैया सीधा ऐसा ही एरो लगेगा बस, ठीक है। और अब अगर अपन दूसरा एक वेक्टर ले लेते हैं Q, जो हमारे पास में ये है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मैं मान लेता हूं कि एंगल लग रहा है थीटा। तो थीटा एंगल कौन सा लेते हैं, यहां से दो, जहां से दोनों वेक्टर्स या तो जा रहे हो या आ रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ये R। अब हमारे पास में यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करके एक डेरिवेशन में करता हूं, जिससे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ R निकालता हूं। और ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आता है बच्चों P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का अंडर द रूट। अब यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इससे क्या होता है ना, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकल जाता है। अब इसका बेसिक मतलब समझने की कोशिश करो। देखो हम सब कुछ डिराइव करेंगे, अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेक्टर्स की एप्लीकेशन क्या है। तो मेरे पास में अभी जो मैंने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लिखा, उससे मुझे ये पता चलता है कि पहला सिंपल सा केस लेता हूं, जब मैं थीटा होगा 0 डिग्री, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में दो वेक्टर्स है, मैं वेक्टर्स को डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकता। स्केलर क्वांटिटी वो होती है, मैग्नीट्यूड है भाई साहब। डायरेक्शन हो सकती है जैसे कि हमारे पास में करंट में है, बट हम उनको अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज को हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे। तो हम कैसे करते हैं, हम उनको इस फॉर्मूले से ऐड करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला जो हमें उनका मैग्नीट्यूड देगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एंगल बिटवीन द दो वेक्टर्स क्या है, वो एंगल ही हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। तो मैं पहला केस लेता हूं, मान लेता हूं कि एंगल मेरे पास कितना हो, एंगल हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल हो गया, मतलब कि मैंने बोला कि मेरे पास में ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर ही 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन ले लो यार। तो अब हमारे पास में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में ना। तो हमारे पास में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू cos 0। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो ये हमारे पास में डायरेक्टली क्या बन जाएगा, मेरे पास में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 PQ cos 0 डिग्री 1 हो जाता है। तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब वो बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, रूट के बाहर आ जाएगा, बचेगा p प्लस क्यू। वो यहाँ पर भी हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 के होल स्क्वायर का रूट, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। अगर इसी के बदले एंगल 180 डिग्री हुआ तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो अगर हम दूसरा केस लेके चलते हैं
कि थीटा मेरे पास में 180 डिग्री हो गया, तो मेरे पास में एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2 इधर से लगा रहा हूं 3 इधर से लगा रहा हूं, भाई साहब क्या होगा, ये 2 को ये 3 क्या करेगा, 3 वाला इसी डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट पर, कितने मैग्नीट्यूड से, 3 - 2 मतलब कि 1। मेरे फॉर्मूले से भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होगा प्यारे बच्चों, -1, तो हो जाएगा अंडर द रूट p² + q² + 2p/q, cos 180 की जगह पे -1, तो ये वाला जो मेरे पास में फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट p - q का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा कितना मेरे पास, p - q के बराबर हो जाएगा। तो हमको डायरेक्टली माइनस करना है। इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो दो वेक्टर्स के बीच में। तो हमें हमारे पास क्या हो रहा है, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं हो रहा है। एक होता है एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, बस ये एक केस है, 3 स्पेशल केस होते हैं, वो तीनों स्पेशल केस अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब मेरे पास ये वेक्टर हमारे पास p इधर हो गया, q इधर हो गया। अब हमारे पास में एक फोर्स में ऐसा लगा रहा हूँ, एक फोर्स ऐसा लगा रहा हूँ, कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाएगा बीच में से कहीं से। तो हमारे पास रिजल्टेंट तो यहीं से निकलेगा, ये बात तो पक्की है। मैं देख लेता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cos 90 डिग्री है मेरे पास 0, तो मेरा जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो जाएगा अंडर द रूट में p² + q²। आई बात समझ में। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अलग अलग केसेस के अंदर। तो ये मैं तुम्हें एग्जांपल क्यों बता रहा था, ये एग्जांपल इसलिए बता रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। उसको ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उन दोनों के बीच में लगने वाला कोण, मतलब कि एंगल। प्यारे बच्चों 11वीं के अंदर है ना एक बेहतरीन सा टॉपिक आता है, उसे कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। और फोर्स की चर्चा करने पे अगर अपन आते हैं तो फोर्स बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ फोर्सेस के बारे में आप बचपन से जानते हो। एक फोर्स होता है जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पता है आपको क्या होता है? तो नॉर्मल रिएक्शन को समझते हैं अपन। सबसे पहले समझो कि मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ऐसे ही आप चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हुए, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी नीचे की तरफ जमीन पर एक फोर्स लगा रही है। वो फोर्स जो है वो आपका वेट का फोर्स है। तो आप ना तो ऊपर उछल रहे हो ना ही नीचे जमीन में घुस रहे हो। तो क्या चीज है जो कि एडजस्ट करके रखी हुई है, वो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का। जितना फोर्स आप सरफेस पे लगा रहे हो, जैसे कि मेरे पास में ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स ने नीचे की तरफ वेट लगाया mg। अब आपको ये पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, नेट बल कितना है, 0 है। नेट फोर्स या नेट बल कितना है, 0 है। इसका मतलब कि सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, और वो जो फोर्स सरफेस लगा रही है दैट इज फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में अलग अलग केसेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। बेसिक लॉजिक क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। जैसे अगर मैंने कोई भी एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस ले लिया तो मेरे पास में, और ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा, तो ऐसा रखूंगा जब मैं ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप समझने की कोशिश करो, जैसे आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, अब मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं, ठीक है, अब मैं टिल्ट हुआ, थोड़ा सा होगा, उसके बाद में मैं गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है। अगर मैं टिल्ट होता जाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा लगता जाएगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट, अभी अपन ने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन जो यहां पर है उसके दो कंपोनेंट बना सकता हूं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये जो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट लग रहा है ना नॉर्मल रिएक्शन का, ये मेरे वेट को बैलेंस कर रहा है। इधर वाला कंपोनेंट मुझे इस दिशा में ले जा रहा है, ठीक है, और इस दिशा को कौन बैलेंस कर रहा है? अब मैं तो इधर जा रहा हूं ना, नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट तो मुझे इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ तो होना चाहिए जो मुझे गिरने से रोक रहा है, और वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की बात करेंगे अब हम। फ्रिक्शन भाई साहब गजब का आइटम, क्योंकि हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है और फ्रिक्शन का फोर्स लगता है अलोंग द सरफेस। अब फ्रिक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, हम हनुमान जी को याद करेंगे। क्यों याद करेंगे वो समझो। मान लो कि ये एक जंगल था, ठीक है, इस जंगल के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास में हनुमान जी आए। अब यहां पर एक राक्षस आ गया, ठीक है। अब राक्षस ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने राक्षस को देखा, राक्षस ने बोला ही हा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, और राक्षस थोड़ा सा बड़ा हो गया।
तो उसे हनुमान जी भी बड़े हो गए, फिर हनुमान जी और बड़े हुए तो राक्षस और बड़ा हो गया, फिर हनुमान जी और बड़े हुए तो राक्षस और बड़ा हो गया, फिर हनुमान जी और बड़े हुए, अरे राक्षस है यार, लिमिट है उसकी, हनुमान जी तो अनंत है भाई। तो अब हमारे पास में क्या हो गया कि हनुमान जी उसको राक्षस को दबोच देंगे। तो बेसिकली यहां पर राक्षस क्या है, यहां पर जो ये राक्षस है ना, ये है आपका फ्रिक्शन का फोर्स। ये क्या कर रहा है, ये सेल्फ एडजस्टिंग, और हनुमान जी हैं जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक फोर्स मैं अप्लाई कर रहा था, एक था फ्रिक्शन का फोर्स। तो हमारे पास में जैसे जैसे मैं फोर्स को अप्लाई करता रहता हूं ना, तो फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ता जाता है। फ्रिक्शन एकमात्र दुनिया का फोर्स है जो सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग है, इसका मतलब यह होता है कि भाई साहब जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाता जाता हूं, फ्रिक्शन का फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि फ्रिक्शन का फोर्स जो राक्षस है उसकी एक लिमिटेशन है, वैसे ही फ्रिक्शन के फोर्स की एक लिमिटेशन है, यहां तक ही होगा। इसके बाद में अप्लाइड फोर्स तो मेरे हाथ में, मैं तो कितना भी बल लगा दूं, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स के सामने क्या हो जाएगा, जब ये कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे कि मेरे पास में ये हमें टेबल दिखाई दे रहा है। अब इस टेबल के ऊपर मेरे पास में ये बॉक्स रखा हुआ है आईपैड का, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या होता है बच्चों, मैं एक उंगली से जो फोर्स लगा रहा हूं, लेट्स से वो फोर्स है 1 न्यूटन का, उससे कम ही होगा बट अपन मान लेते हैं भाई 1 न्यूटन का। तो मैंने एक उंगली पे यहां पर फोर्स लगाया। जब मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब जब मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका अपोजिट कोई सा फोर्स और लग रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है? वो है फ्रिक्शन का फोर्स। अब मैंने ये फोर्स हटा दिया, क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा? देखो, मैंने इधर फोर्स लगाया, तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं अपना फोर्स हटा दूंगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है? अगर लग रहा होता फ्रिक्शन तो ये इधर आता, नेट फोर्स 0 है, मतलब कि फ्रिक्शन का फोर्स वैसे ही गायब हो जाता है जैसे आपका अप्लाइड फोर्स गायब हो। अब आपने क्या करा, आपने 2 फिंगर लगा दी, 2 फिंगर मानो 2 न्यूटन का फोर्स हो गया, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो गया? 2 न्यूटन का हो गया। मैं 3 लगा दूंगा, 3 न्यूटन का हो जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स भी 3 न्यूटन का हो जाएगा। सेल्फ एडजस्टिंग है भाई साहब, गजब का फ्रिक्शन का फोर्स है। और ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा बुक के अंदर का कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको सामने दिखा रहा हूं कि ऐसा होता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ, मम्मी ने बोला बेटा पलंग को खिसका दे, सोफे को खिसका दे, टेबल खिसका दे, तो आप गए, आपने धक्का लगाया। पहले आपने धक्का लगाया, वो तो हिलने ही तैयार नहीं था, आपने और धक्का लगाया, आपने फोर्स बढ़ाया, तो उसके अंदर से भी जो रेजिस्टेंस वाला फोर्स था जो रोक रहा था वो भी बढ़ता गया। फिर एक समय आता है जब आप बाहुबली मोड में आ जाते हो कि भाई अब तो तू हिल के ही मानेगा, बस। वो जो डेडिकेशन है ना, वो डेडिकेशन चाहिए 11वीं में, और वो डेडिकेशन आ गया ना तो रिजल्ट तो तुम आग लगा दोगे भाई, फोड़ दोगे। क्योंकि जैसे ही तुम्हें ऐसा लगेगा ना ये हिल नहीं रहा है, जैसे ही तुम्हें ऐसा लगेगा ना यार ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे तुम्हें लगेगा ना सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अप्लाइड फोर्स को, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस वाला फ्रिक्शन वाला फोर्स है उसको ओवरकम कर गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आराम से IIT में बैठ जाओगे भाई। अब यहां पर मेरे को भी दिख रहा था ये हिल नहीं रहा है, 1 न्यूटन से नहीं हिला, 2 न्यूटन से नहीं हिला था, 3 न्यूटन से नहीं हिला, तो ये तो प्रकृति ने डिजाइन ही ऐसा करके रखा हुआ था कि आप अप्लाई करोगे, फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ता जाएगा, एक लिमिट आएगी, उसकी लिमिट है। आपकी लिमिट है क्या? आपकी लिमिट है क्या? नहीं है, मेरी भी कोई लिमिट नहीं थी। अब मैंने फोर्स लगा दिया पूरे हाथ से, तो ये मूव करने लग गया। वैसे ही जैसे वो टेबल मूव करता है, फिर वो टेबल जब मूव करने लगता है ना, एक झटका सा लगता है और उसके बाद में वो टेबल मूव करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, ठीक है। क्या तब फ्रिक्शन का फोर्स लगना बंद हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन का फोर्स अभी भी लग रहा है, ठीक है, पर वो जो फ्रिक्शन है वो तुम्हारे अप्लाइड फोर्स से कम लगेगा। तो बेसिक लॉजिक है भाई, दुनिया इसी से चलती है। मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जीवन सिखा रहा हूं। और जीवन का लॉजिक क्या है आपके पास में? जीवन का लॉजिक भी यही है जो लॉजिक यहां फ्रिक्शन का है। क्या होगा, इधर मैं बोल रहा हूं ये अप्लाइड फोर्स है। देखो, हमें पता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल वाली जो साइड होती है ना, वो होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो इंडिपेंडेंट है, और उसके ऊपर कौन सा फोर्स डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स। इसीलिए जब भी आप बचपन में बनाते थे ना ग्राफ, तो आप एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बनाते हो, वाई एक्सिस को वर्टिकल बनाते हो, क्योंकि अपन बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब जैसे जैसे मैं x को परिवर्तित करूंगा y परिवर्तित होगा। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसीलिए ग्राफ बनाते वक्त बेसिक सी चीज का ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वर्टिकल एक्सिस। अब यहां पर अप्लाइड फोर्स क्या है मेरे पास में? अप्लाइड फोर्स है इंडिपेंडेंट, मेरे में जितना दम होगा सब लगा दूंगा। फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिंग। जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था
तो जितना फोर्स मैं अप्लाई कर रहा था, मानो 2 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन, 3 न्यूटन का तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन। अरे भाई टेबल खिसकाते हो यार, तुम खुद खिसकाते हो, तुम्हें खुद पता है कि ऐसा होता है। फिर एक टाइम आता है जब झटका लगता है, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, मान लेता हूं मैं फ्रिक्शन के फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, और जब मूव करता है ना तब फ्रिक्शन कम हो जाता है भाई, उसे बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही जिस दिन तुम मूव करने लग गए ना, तो जो तुम्हें लग रहा है ना कि इसने बांध रखा है, ये चेन है, वो चेन है, ये टाइम पास होता है, वो टाइम पास होता है, तुम मूव करके देखो भाई, रिजल्ट फोड़ोगे तुम इसके बाद में। अब अगर अपन फ्रिक्शन के फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास में क्या था, सेल्फ एडजस्टिंग था, देखते हो बढ़ातेगा ये बड़ा। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ठीक है। मतलब हमारी रेगुलर क्लास के अंदर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल भी भाई इतनी ही आसान भाषा में सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास में क्या होता है, मोस्टली बच्चे इसके अंदर फंस जाते हैं, 1 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट लगा देंगे, चिंता ही मत करो, तुम चिंता ही मत करो, सब लगा देंगे। अब अगर अपन बात करते हैं तो एक फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, फोर्स ही फोर्स भाई, इतनी सुंदर चीज है ना फोर्स। और मेरा बेसिकली क्या फंडा है कि आपकी आत्मा में घुसना चाहिए फोर्स। तो आपको एक बहुत ही अतरंगी तरह का दूसरा फोर्स होता है दुनिया में, उसके बारे में मिलाता हूं। एक फोर्स अपन ने देख लिया, किसका फोर्स देख लिया अपन ने, सरफेस टेंशन, इसका टेंशन का फोर्स थोड़ी देखा यार। एक फोर्स अपन ने देख लिया, वो किसका फोर्स देख लिया अपन ने, फ्रिक्शन का फोर्स देख लिया। फ्रिक्शन के फोर्स का क्या फंडा था, फ्रिक्शन का फोर्स अतरंगी है भाई साहब, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोचो थोड़ा सा सोचो कि मेरे पास में ये बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर अगर मैंने इधर, ठीक है, या ऐसे ही नीचे से फोर्स लगाया, तो ये पूरी बॉटल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसा लग रहा है ना, ऊपर जा रही है। तो अब अगर मैं बात करूं कि एक और फोर्स होता है, उसकी दुनिया ही अलग है, और वो फोर्स है टेंशन का। पर टेंशन का फोर्स समझाने के लिए ना मजा नहीं आएगा यार, अपन एक काम करते हैं, आपके प्यारे अथर्व भैया को पूछते हैं कि क्या वो आ सकते हैं हमारे पास। हेलो अथर्व सर, यार हमको एक फोर्स समझाना है टेंशन का, तो आप जरा 2-5 मिनट का समय दीजिए ना, आइए यार क्लास में यार, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी से आओ, दौड़ के आ जाओ। आ रहे भाई, आ रहे, बोल रहे दौड़ के आ रहे तुम्हारे लिए। अरे पता करो भाई कहाँ रह गए, रस्सी आ गई, अथर्व भैया नहीं आए। अरे आ गए, गेट खोलो यार। अरे अथर्व सर आ जाओ यार। अरे बहुत सही सर मैं बच्चों को सिखा रहा था कि फोर्स क्या होता है बेसिकली। तो फोर्स समझा था मैंने इनको, फ्रिक्शन का फोर्स बताया। अब मैं इनको समझाना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर फोर्स होता है टेंशन का। ऑल्दो ये रस्सी के बहुत सारे काम होते हैं, इसमें से एक होता है स्किपिंग का, कुछ बच्चे गलत यूज कर लेते हैं, वो मत करो बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। तो ये समझाने के लिए टेंशन का फोर्स मैंने आपको बुलाया, ठीक है। तो आप बस इसको पकड़िए, ठीक है, थोड़ा सा पकड़ना कि दिखे बच्चों को, ठीक है। अब ये हमारे पास में एक रस्सी है, ठीक है। आपको पता है इस टेंशन के फोर्स की खासियत क्या है, आप इसको खींचो, बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मेरे हाथ में इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये रस्सी मेरे को क्या कर रही है, ये रस्सी मुझे अपनी तरफ खींच रही है उधर की डायरेक्शन में, तो मेरे ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। यही सेम रस्सी, जो सेम रस्सी मुझे उधर खींच रही है, वही सेम रस्सी अथर्व भैया को इधर खींच रही है। आप समझो एक ही रस्सी है, पर इसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन की ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये हमेशा फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट से दूर लग रहा है। मतलब देखो मैं इस साइड खड़ा हूं, मेरे से उधर की तरफ लग रहा है, आपको किधर फोर्स महसूस हो रहा है, अरे ऐसा बताओ ना अच्छे से यार, तो खींचो ना, हाथ बाहर निकालो ना यार, ऐसा बताओ, डायरेक्शन बताओ, किधर लग रहा है आपको, ये इधर लग रहा है, इधर मेरी तरफ आ गए और मैं इनकी तरफ आ गया, ठीक है। ऐसा ही कोई टेंशन का फोर्स था जिससे हम दोनों मिल गए थे, ठीक है। तो बच्चों ये जो टेंशन का फोर्स है ना, ये मात्र अतरंगी फोर्स है, जो कि हमारे पास हमेशा कैसा लगता है, मास से दूर लगता है। अब आपने ये स्प्रिंग देखी होगी, अरे सर एक बहुत सुंदर चीज बताता हूँ आपको। क्या होता है ना कि प्यारे बच्चे जो होते हैं वो जिम में चले जाते हैं, जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिम के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रिंग का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, पुली सिस्टम लगा है सर वहां पे। सब जगह पे आप देखोगे तो चक्का लगा है, एक रस्सी है, वो गोल घूम के आ जाती है। बच्चों लगाए कि नहीं लगाए। अब वहां पर क्या होता है ना, वहां पर तुमने एकदम गए बढ़िया वजन उठाया, तुम जाके बोलते हो अरे 50 किलो से बाइसेप्स लगाता हूं मैं। अरे भाई वो 50 नहीं आता, वो कम आता है। और वो टेंशन का फोर्स कैसे काम करता है वो मैं समझाऊंगा। सर बैठिए, आप आसन ग्रहण कीजिए और यहाँ पर टेंशन समझिए। तो हम बच्चों एक बहुत सिंपल सा पुली सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है रस्सी का बेसिकली काम क्या है, तुमने देखा होगा रस्सी का काम क्या है, ठीक है। रस्सी का काम है कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेता हूं, मैंने इस बॉटल को लिया,
ठीक है। अगर मैं इस बॉटल को छोड़ूंगा तो ये नीचे चली जाएगी, कितनी एक्सीलरेशन से? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी से। कितनी एक्सीलरेशन से जाएगी नीचे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। पर अगर इसी के बदले मैंने क्या करा, मैंने एक पुली लगा दिया, मैंने इसके अंदर यहां पर एक मास लगाया m1, मैंने यहां पर एक दूसरा मास लगाया m2। अगर मैं रस्सी काट दूंगा तो ये दोनों मासेस नीचे की तरफ चले जाएंगे, कितनी एक्सीलरेशन से? जी से। रस्सी ने क्या करके रखा है? रस्सी ने इनको जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है। अगर m1 बड़ा मान लोगे ना m2 से, तो ये पूरा मोशन जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, ये पूरा का पूरा पुली ऐसा घूमने लग जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर m1 को देखो तो m1 के ऊपर क्या हो रहा है? m1 के ऊपर नीचे लगेगा वेट m1g। ऊपर क्या लगेगा? ऊपर क्यों लगेगा? पहली बात तो ऊपर क्यों लगेगा? अरे अभी हाल तो आपको अथर्व भैया बता के गए कि जो रस्सी होती है इसके अंदर जो फोर्स लगता है वो कंस्टेंट का फोर्स लगता है। ये जो मास है जो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो रस्सी उसे कहां खींचने की कोशिश करेगी? ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। अब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट m1 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, एक m1g और एक टेंशन t। तो नेट फोर्स हो जाएगा m1g माइनस t इक्वल्स टू m1a। नेट फोर्स होता है ना मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखो जो a एक्सीलरेशन होगी वो g से कुछ कम मिलेगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करना चाहता था, आप रस्सी बांध दोगे ना तो टेंशन का फोर्स क्या करेगा? उसको फ्री फॉल करने से रोकेगा। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। ऐसे हम बहुत सारे पुली, बहुत सारे 10-10, 20-20 पुली लगा देंगे। तुम्हें मैं इतनी बेहतरीन शॉर्टकट मेथड्स बताऊंगा कि तुम्हें टेंशन निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, वो सब मजाक लगेगा। अरे यार ये एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से यहाँ पर कि भैया हम इतने सारे रैंडम टॉपिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम कुछ एक चीज कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया क्लास नहीं चल रही यार। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा फिजिक्स कितना वास्ट है, जिसको हम इतनी आसान भाषा में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ना, अपने साथ वालों से पूछना, अपने सीनियर से पूछना, वो बोलेंगे क्या बात कर रहा है, ऐसे किसने बता दिया तेरे को ये कि इतनी आसानी से फ्रिक्शन का फोर्स समझ में आ गया? वो अभी तक उलझे फ्रिक्शन के फोर्स में ही। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे 11th के टॉपिक्स क्या क्या है, उनको हम किस देसी भाषा में, आसान भाषा में समझेंगे। उसी में से एक बहुत 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 ही खूबसूरत सी चीज और है जिसको अपन पढ़ते हैं, जो हमारे पास में आता है फ्लूइड्स करके एक चैप्टर। फ्लूइड्स कब पढ़ा आपने, बताओ मुझे? फ्लूइड्स आपने पढ़ा जब आप क्लास 9th में थे। वहां पर आपने क्या पढ़ा? आपने पास्कल का लॉ पढ़ा, आपने उसके अंदर और दूसरी चीजें पढ़ी, ठीक है। आपने उसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। उसी में एक बहुत ही सुंदर सी चीज आती है जिसे अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो मैं आपको उसकी एप्लीकेशन बता देता हूं। ये तो बताया ना कि 11th में पढ़ने के वाले भाई, साथ में रहेंगे पूरा साल। तो अब अगर अपन उसके अंदर देखें तो एक बहुत ही सुंदर सी चीज होती है। हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में गाड़ी धोने की बात तो आती है। गाड़ी धोना तो भाई साहब कुछ लोगों को पसंद होता है। उनका कारण ये नहीं है कि मेरे को कुछ कपड़ा मारना है, उनका कारण ये है कि वो पाइप पकड़ा दो हाथ में, पाइप पकड़ा दो, थोड़ी देर तक तो इज्जतदारी से अपन पानी डालते हैं, फिर उसके बाद में पाइप का मुंह दबा देते हैं। जैसे ही पाइप का मुंह दबा देते हैं तो जो पानी आ रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। दैट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे कैसे समझ में आएगी उसको समझता हूं मैं। मान लेता हूं कि मेरे पास में ये एक पाइप है, इधर का एरिया इतना बड़ा है, इधर का एरिया इतना छोटा है। तो मेरे पास होगा क्या उसके अंदर? मेरे पास में जितना पानी ए वाले पॉइंट से एंटर कर रहा है उतना ही पानी बी वाले पॉइंट से बाहर निकलेगा। 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बोलोगे सब बीच में रह जाएगा तो फिर पाइप का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर ज्यादा पानी बाहर आएगा मतलब पाइप का साइज छोटा होता जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। पर ऐसा तो हमारे पास हो नहीं रहा। हम मान के चल रहे हैं कि पानी की बीच में डेंसिटी कांस्टेंट है। तो जितना पानी, अगर 1 लीटर पानी 1 मिनट में एंटर होता है तो 1 लीटर पानी ही बाहर निकलेगा। अब अगर 1 लीटर पानी एंटर हुआ तो यहां पर एरिया क्या है प्यारे बच्चों? ज्यादा है, मतलब बहुत सारा पानी एंटर हो रहा है। अपन मान लेते हैं कि इधर का एरिया S1 है, इधर पानी की वेलोसिटी V1 है। एरिया को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इधर का मेरे पास में एरिया S2 है और पानी जो हमारे पास में आ रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। तो क्या होगा, हमारे पास में जितना पानी 1 सेकंड में एंटर हुआ उतना ही पानी 1 सेकंड में बाहर आएगा। क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि डेंसिटी पानी की चेंज नहीं हो रही है। तो अगर पानी की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो जितना पानी 1 सेकंड में एंटर होगा उतना ही पानी 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास में जो वॉल्यूम होगी अपॉन टाइम होगा वो सेम पिंच माय बॉय हो जाएगा दोनों साइड के लिए। अब मैं मान लेता हूं कि इधर मैंने छोटी सी एक लेंथ ले ली x, इधर एक छोटी सी लेंथ ले ली मैंने y। तो मेरे पास में वॉल्यूम कितनी होती है? एरिया इंटू लेंथ। तो यहां की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? a इंटू एक्स
और यहाँ पर जो पानी बाहर आएगा उसकी वॉल्यूम ए थोड़ी नहीं है, एरिया तो S1 है। तो हमारे पास में S1 इंटू एक्स ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि मेरे पास बच्चों एंटर हो रहा है। S1 इंटू एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहाँ से एंटर हो रहा है, और यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिट हो रहा है वो हो जाएगा S2 इंटू वाई। अब मेरे पास में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 सेकंड में एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 सेकंड में बाहर जाएगा, क्योंकि बीच में तो रुक नहीं सकता। तो इसके लिए मेरे पास में क्या होगा, S1x अपॉन टाइम इज इक्वल टू S2y अपॉन टाइम। इसका मतलब कि पानी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, x डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में, t टाइम में, और इधर से y डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में, उसी टाइम t में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसीलिए बच्चों मेरे पास में ये डिस्टेंस x अपॉन टाइम ये दे देगा मुझे वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास में आएगा S1v1 इक्वल्स टू S2v2 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बताओ, रोते बच्चे इसके नाम पे, पता नहीं क्यों रो रहे हैं, हम पढ़ेंगे भाई, मजाक मजाक में निपटा देंगे। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपका वही पाइप का मुंह चबत दिया, एरिया कम हो गया, स्पीड बढ़ गई। फ्लूइड्स में ना एक और टॉपिक होता है जिसके अंदर बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। उसका डेरिवेशन बहुत आसान है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे, ठीक है। बेसिक लॉजिक क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का, आगे इन क्लास 9th का लॉजिक लगा के आपको 11वीं का मैथ्स फिजिक्स पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, मजाक मजाक में। तो बेसिक लॉजिक क्या है हमारे पास में, बेसिक लॉजिक मेरे पास में ये है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये एक लाइन से आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन दे दूंगा बर्नौलीज थ्योरम का। एप्लीकेशन समझते हैं इसकी। तो एप्लीकेशन ये है कि हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है वो मुझे क्या क्या कहेगा। बर्नौलीज थ्योरम का मैथमेटिकल रिलेशन होता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है कांस्टेंट। यहां पर P होता है प्रेशर। पता है ये आपको सभी फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है। फ्लूइड मतलब कि जो भी बहता है वो फ्लूइड है, भले वो पानी हो भले वो हवा हो, हवा भी हमारे पास में फ्लूइड्स में आती है। अब बर्नौलीज एप्लीकेशन जो है हमारे पास में बर्नौलीज थ्योरम, उसका एक एप्लीकेशन होता है जो आप देखोगे कि हम बचपन में जाते थे स्टेशन पे, हम स्टेशन पे खड़े रहते थे बढ़िया मस्त, वहां से ट्रेन आने वाली होती थी तो हमारे को घर वाले बोलते थे अरे बेटा ट्रेन अपने साथ खींच के ले जाएगी। कैसी बात करते हो, ट्रेन कहाँ से खींच के ले, मैं तो इतनी दूर खड़ा हूँ। अरे वो गलत नहीं बोल रहे भाई, उनको पता नहीं है घर वालों को बर्नौलीज थ्योरम है, बट उनको ये पता है कि ट्रेन खींच के ले जाएगी। क्यों ले जाएगी उसको समझते हैं। मैंने तुम्हें बोला कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हाइट के कारण है। मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास में ये हमारी टी रेन है और ये टी रेन जा रही है इधर की दिशा में। अब तुम आके यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। ये हमारे पास में शोंटू है, शोंटू यहाँ आके खड़ा हो गया। शोंटू बोले कोई नहीं ले जाएगी ट्रेन। अरे ले जाएगी भैया शोंटू, देखो कैसे ले जाएगी उसको समझ चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्योंकि ट्रेन जा रही थी तो स्पीड हमारे पास में जो एयर की होगी प्यारे बच्चों वो हाई होगी, और इधर शोंटू के इस साइड तो कोई ट्रेन जा नहीं रही, तो इधर जो स्पीड होगी एयर की वो क्या होगी, वो लो होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? अरे तुम स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन जा रही है हवा को काटते हुए चीरते हुए, तो स्पीड क्या हो जाएगी, पड़ जाएगी ना स्पीड एयर की। और उधर पीछे की तरफ तो हमारे पास में ट्रेन मूव कर नहीं रही है, तो उधर स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। अब हमारे पास में स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, इधर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, इधर और इधर हाइट लगभग सेम ही है तो चलो mgh सेम भी मान लेते हैं। तो हमें ऐसा पता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये तो सेम पिंच रहेगा दोनों के लिए। दोनों साइड पोटेंशियल भी अगर सेम है तो जिधर काइनेटिक एनर्जी, अब देखो दो चीजों का सम कांस्टेंट है। तो अगर मैंने बोला कि 5 + 3 कितना होगा तो तुम बोलोगे 8, अगर 6 + 2 देखूंगा तो भी 8 ही होगा। तो अगर मैं एक क्वांटिटी मेरे पास कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी मेरे पास, बढ़ जाएगी। तो इधर अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इधर काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इसका मतलब इधर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। क्योंकि देखो सम तो सेम ही रहना चाहिए ना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इधर 5 मान लेता हूँ, इधर काइनेटिक एनर्जी को मैं 4 मान लेता हूँ, तो इधर मेरे पास में अगर मैं प्रेशर को देखूंगा, मैं इसको 3 मान लेता हूँ, तो इधर प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सम कांस्टेंट ही होगा। तो अब अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास इधर प्रेशर ज्यादा है
किस साइड प्रेशर ज़्यादा है बच्चों? शॉन 2 के इस साइड प्रेशर हाई है, तो जो प्रेशर होगा वो उसे धक्का देगा किस साइड? लो प्रेशर की तरफ। और कहाँ फेंका जाएगा? ट्रेन में फेंका जाएगा। इसीलिए आपके घर वाले आपको बोलते ट्रेन से दूर खड़े रहो। ऐसा आपको तभी भी महसूस होगा जब आप ट्रक या बस के जस्ट पास में से कार को लेके जाएंगे, तो हमको ऐसा लगता है कार थोड़ी सी ट्रक या बस की तरफ जा रही है। दैट इज अगेन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के चक्कर में ही भाई साहब गरीब के घर की छत उड़ जाती है। अब घर के छत कैसे उड़ गई? ये घर बना हुआ था, उसने ऊपर पतरा डाल दिया, ठीक है, ध्यान दिया नहीं कि पतरे को अच्छे से बांध दूं। अब हवा चली, आंधी चली, अगेन स्पीड बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब अंदर तो पंखा ही लगा हुआ था, पंखे से तो स्पीड उतनी बनेगी नहीं जितनी आंधी तूफान की स्पीड है। अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हाई होता है। तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों? हाई। बाहर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों? लो। तो इस छत को जो प्रेशर मिलेगा, धक्का मिलेगा, वो किस दिशा में मिलेगा? ऊपर की दिशा में, और छत फट जाएगी। तो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम बच्चों। तो ये हमारे पास में बर्नौलीज की एप्लीकेशन है, ठीक है। बहुत बहुत सुंदर सी चीज है। फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक बार आत्मा में घुसा देंगे अपन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब अपन चर्चा करते करते बहुत सारा फोर्स देखा, वेक्टर्स देखा, हमारे पास में चर्चा करते करते प्रेशर देखा। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास में एक और फोर्स आता है बच्चों। अगेन दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ टफ टॉपिक। मैं आपके सामने सिर्फ वो टफ टॉपिक्स रख रहा हूँ कि आपको बता दूं कि ये सब बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, न्यूमेरिकल करते हो कोई लोचा ही नहीं भाई, आराम से होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। जेई लेवल तक सारी कहानी अपनी बहुत आसानी से चलेगी। तो ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स। सूडो का मतलब पता है तुम्हें? देखो ये सूडो फोर्स जो होता है ये तुम्हारे जीवन में भी लगता है, ठीक है। वो सामने वाला तुमसे कह देता है मुझे तुम्हारी बहुत केयर है, मुझे बहुत तुम्हारी चिंता है, मुझे बहुत तुम्हारी परवाह है, तो उसको सच मान लेते हो, बट वो सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, ठीक है। अंदर से पता है, पर हम क्या करते हैं, वो ही तो है कारण बन जाता है भाई साहब वो फोर्स। तो बस बहुत ही बढ़िया, उसी फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, उसी सूडो फोर्स की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, अब सूडो फोर्स को समझते हैं कि सूडो फोर्स चालू कहां से हुआ, क्यों लगाना पड़ा, क्या समस्या आ गई। तो सूडो फोर्स को समझने के लिए हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में ऐसा हुआ कि हम मान लेते हैं हमारे पास में एक ट्रेन जा रही थी या ट्रक जा रहा था, ठीक है। बहुत सारे टायर बनाने पड़ेंगे ना ट्रेन के लिए, ट्रक बना देते हैं अपन, लाइट भी लगा दो इसमें, ठीक है। अब इस ट्रक के अंदर क्या हुआ, हमारे पास में दो दोस्त हैं मेरे साथ में, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। पूरा अपनी पढ़ाई के समय अपने दो दोस्त साथ में रहते हैं, उनका नाम है शॉन 2 और मोंटू, ठीक है। तो अब हमारे पास में इस ट्रक के अंदर, बस के अंदर, यहाँ पर शॉन 2 खड़ा हुआ था और शॉन 2 के सामने रखी हुई है एक बॉल। और बाहर रोड पे हमारे पास में खड़ा है मोंटू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एक बॉल है, एक ही ऑब्जेक्ट है, और दो हमारे भैयू हैं जो हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज सूडो फोर्स वर्क, हमको उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या एप्लीकेशन है उसकी, और उसको लगाते कैसे। इसके अंदर सूडो फोर्स के अंदर है ना 3 चीजें होती है। ये क्या है, ये क्यों आया, और इसे कैसे लगाऊं। तो अगर आपको ये 3 सवाल के जवाब मिल गए ना, तो आप कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हो, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि हमारे पास में चीजें हैं क्यों, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ट्रक है, बस है, इट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ए। ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, ध्यान दो। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको स्कूल के अंदर सिर्फ डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगी, और बहुत सारे बच्चे वो भी नहीं लिख पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि सूडो फोर्स है क्या। इंग्लिश में पढ़ने जाओगे तो पता नहीं कितनी सुंदर सी डेफिनेशन मिल जाएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी, ऊपर से निकल जाएगी। तो तुम्हें मैं ये भी नहीं बोल रहा कि छत पे खड़े हो कि ऊपर से नहीं निकले, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वही बैठे रहो, मैं समझा रहा हूँ, बस समझते जाओ, इधर ध्यान देते जाओ। तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में एक ट्रक है विच इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए, उसके अंदर हमारे पास में शॉन 2 खड़ा हुआ है, शॉन 2 के सामने एक बॉल रखी हुई है, और मोंटू हमारे पास में ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, बाहर रोड पे।
अब क्या हो रहा है हमारे पास, हम इसको समझते हैं। शॉन्टू के सामने जो बॉल रखी है, क्या हो रहा होगा उस बॉल को? शॉन्टू ने देखा कि वो बॉल रखी हुई है सामने के सामने, तो शॉन्टू के लिए वो बॉल काय में है? रेस्ट पर है। अब मैंने ऐसा पढ़ा था 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगता है तभी वो मूव करता है, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मूव नहीं करेगा। अब हमारे पास में अगर मैं शॉन्टू की नजर से देखता हूं तो इस बॉल के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्यों एक्सेलरेशन 0 है? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ये उसके रिस्पेक्ट में काय में है? रेस्ट में। बाहर खड़े हुए मोंटू ने केवल और केवल बॉल को देखा मानो, तो उसके लिए तो बॉल इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से ट्रक मूव कर रहा है। तो यहां पर एक बेसिक सा डिफरेंस आ गया है। वो डिफरेंस क्या है कि हमारे पास में शॉन्टू बोल रहा है कि दिस बॉल इज एट रेस्ट एंड मोंटू बोल रहा है दिस बॉल इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए। तो हमारे पास में दो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और यहां हमारे पास में हमारे शॉन्टू भाई का स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि शॉन्टू कहां पे? उसी बस के अंदर है ना। तो हमारे पास में शॉन्टू भाई बोल रहे हैं बॉल एट रेस्ट। मोंटू भाई क्या बोल रहे हैं? मोंटू भाई के लिए बॉल इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए। तो मोंटू भाई बोल रहे हैं कि बॉल इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए, वो बोल रहा है रेस्ट पर है। तो हमारे पास में इस समस्या का समाधान कौन करेगा? वही करेंगे जिन्होंने फिजिक्स की सारी समस्याओं का या तो समाधान करा है या बनाई है। तो इन दोनों ने बोला कि चलो भाई न्यूटन बाबा के पास, क्योंकि न्यूटन बाबा के हमारे पास में बेसिक से कुछ लॉज होते हैं। न्यूटन बाबा के लॉज आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कि हमारे पास में क्या होगा है, न्यूटन बाबा के लॉज है। न्यूटन के कितने लॉज है? 3 लॉज है, जिसके अंदर एक लॉ ऑफ इनर्शिया है, दूसरा हमारे को डेफिनेशन देता है फोर्स की। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वो बोलता है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन देन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। अब हमारे पास में शॉन्टू बोल रहा है कि बॉल तो रेस्ट पर है, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और मोंटू बोल रहा है कि बॉल इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन है। दोनों गलत है क्या? नहीं है ना। तुम यहां पर समझो ना प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो शॉन्टू बॉल के साथ में खड़ा है, उसके लिए बॉल रेस्ट पर है, वो भी तो सही ही बोल रहा है। मोंटू बाहर खड़ा है, ट्रक मूव कर रहा है, बस मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो वो भी तो सही बोल रहा है कि हाँ जिस एक्सेलरेशन से बस मूव कर रही थी, बॉल उसके अंदर रखी हुई थी, वो भी उसी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है। तो ये दोनों का स्टेटमेंट सही है। पर क्या दोनों का स्टेटमेंट एट अ टाइम सही हो सकता है? क्योंकि अगर हमारे पास में बॉल एट रेस्ट मतलब कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन बॉल जो है वो है 0, और मोंटू के हिसाब से फोर्स ऑन बॉल जो होगा वो हो जाएगा m इंटू ए। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में जो कहानी उलझी हुई है, उस कहानी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर न्यूटन बाबा के पास जाएंगे। हम गए न्यूटन बाबा के पास, हमने बोला कि साहब बताइए क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने न्यूटन के लॉस पढ़े? हमने बोला पढ़े होंगे, आप लोगों ने भी पढ़े। तो न्यूटन के 3 लॉस पढ़े? उन्होंने बोला बिल्कुल पढ़े। आपको बताया देयर आर सम बेसिक से स्टेटमेंट जो बुक के अंदर लिखे होते हैं, आप पढ़ते भी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते हो, बट हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उसी के लिए तो मैं आया हूं भाई, आपको बताने के लिए। क्यों न्यूटन बाबा के जितने भी लॉज होते हैं, तीनों लॉज, वहां पर लिखा होता है न्यूटन के लॉज आर एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप अगर पढ़ोगे ना तो न्यूटन के लॉस के लिए वहां पे लिखा होता है फॉर एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर भाई साहब गड़बड़ हो गई है, तो हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर एन इनर्शियल फ्रेम, और पढ़ा भी तो पता नहीं था। तो वो सब बता रहा हूं मैं आपको कि क्या होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन 0 हो। एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सेलरेशन इज 0, तो या तो वो रेस्ट पर होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। अब अगर अपन देखें फिर वापस यहां आ गए शॉन्टू भी और मोंटू भी। अब हम अगर शॉन्टू को देखें, शॉन्टू कहां पे खड़ा हुआ है? ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ग्राउंड का एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। ग्राउंड थोड़ी मूव कर रहा है। पर हमारा जो शॉन्टू है वो काहे के अंदर खड़ा हुआ है? बस के अंदर खड़ा हुआ है। बस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। तो इसमें से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसकी हो गई? बिल्कुल सही बात है भाई साहब, मोंटू की हो गई, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ था।
पर क्या शॉन्टू की फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है? नहीं है, वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है जो किसी एक्सेलरेशन से मूव करे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से मैं ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहा हूं। तो मैं ऑब्जेक्ट को एनालाइज कहां से कर रहा हूं? मेरा मोंटू एनालाइज कर रहा है ग्राउंड से, शॉन्टू एनालाइज कर रहा है बस के अंदर से। तो मोंटू की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी वो क्या है? रेस्ट पर है। और शॉन्टू की फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पे है? एक्सेलरेशन के साथ मूव करिए। तो हमारे पास में इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है नॉन इनर्शियल, और जो मोंटू है वो रेस्ट पे था, उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है इनर्शियल। तो इसका मतलब कि मोंटू के हिसाब से कहानी तो सही है, पर क्या शॉन्टू गलत हो गया? नहीं हुआ ना। वो भी तो बोल रहा है, बोले ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है साहब, मैं देख रहा हूं मेरे सामने, मूव ही नहीं कर रहा, तो उस पर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो हमें समाधान भी तो चाहिए ना। और समाधान कौन देगा? जिसने हमें ये डेफिनेशन दी कि न्यूटन बाबा के लॉज आर एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाउ अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो क्या करें? तो क्या, क्यों और कैसे, ये 3 सवाल है हमारे पास फिजिक्स में। इन 3 सवालों का जवाब मिल गया, आपके क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में कब लगाना है हमें सूडो फोर्स? वो कब लगाना है? कब लगाऊं? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो। ठीक है, अब हमने न्यूटन जी से बोले कि ठीक है भाई साहब, हम आपकी बात मान गए कि हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल है, पर हमें ये तो बताओ कि कैसे लगाऊं। तो कैसे लगाने के लिए हमारे पास में क्या होगा? उन्होंने बोला कि जो एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है उसका अपोजिट ऑब्जेक्ट को दे दो। ठीक है, तो अब हमने क्या करा? हमने ऐसा करा कि हमारे पास में, अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास में ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ट्रक है, इट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a। इसके अंदर ये जो बॉल है इसको मुझे इस शॉन्टू के नज़रों से देखना था। तो मैंने बोला कि इसको स्टडी अगर तुम्हें यहाँ बस के अंदर खड़े होके करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बॉल को अलग से बना लो भाई साहब। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना है? a। उसका अपोजिट एक्सेलरेशन इसको दे दो, मतलब कि इसको a ही एक्सेलरेशन दोगे, बट किस दिशा में? इस दिशा में दोगे। अब आप न्यूटन के लॉस लगा के देखो। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं लगा देता हूं। तो अब हमारे पास में न्यूटन के लॉ कैसे लगेंगे? वो ऐसे लगेंगे कि हम इसका मास मान लेते हैं कि बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका मास कितना है? m। अब हमारे पास में नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू, बहुत बढ़िया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास में इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूंगा तो इधर एक एक्सेलरेशन तो इसका ए था ही सही, जो हमारे पास में ये वाला एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमारे पास ए एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। अब मैंने उसको एक अपोजिट एक्सेलरेशन इधर दे दिया, तो मेरे पास में एज कम सीन बाय शॉन्टू, मास इंटू एक्सेलरेशन सीन बाय शॉन्टू इज इक्वल्स टू ये वाला फोर्स ma, और ये वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ma। तो इससे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन एज सीन बाय शॉन्टू विल बी इक्वल टू 0। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट शॉन्टू को कैसा दिखाई दे रहा है? रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? उसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे न्यूटन का लॉ लगाना है तो मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? जो एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसकी अपोजिट एक्सेलरेशन देना पड़ेगी। बस हमको इतना सा काम करना होता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी अप्लाई सूडो फोर्स। तो बहुत सूडो फोर्स जो होता है ना, सूडो फोर्स क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें बताया, सूडो फोर्स वही है। सूडो फोर्स कौन सा है? फॉल्स, जो मेरे को लग रहा है पर एक्चुअल में नहीं है। तो देखो क्या हो रहा था कि हमारे पास में एक्चुअल में उस बॉल के ऊपर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है ना? बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। शॉन्टू बोले कि यार मेरे को रेस्ट में दिख रही है, तो हमने बोला शॉन्टू भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें रेस्ट में ही रहेगी, तुम्हारे लिए ये बॉल का एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा। पर उस बॉल के एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें उस पर एक
फोर्स लगाना पड़ा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो फोर्स हमारे पास लग नहीं रहा था, पर मैंने ऐसा मान लिया कि लग रहा है, और उसी के बाद हम न्यूटन बाबा के लॉज लगा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास में कॉपी होगी, किताब होगी, है कि नहीं? मैं भी लेके आता हूँ एक किताब। तो अब अगर आपके पास में थोड़ी इससे भारी बुक होगी ना तो फील आएगी थोड़ी सी। रुको मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। मिलेगा सब मिलेगा भैया। ठीक है। अरे अरे प्रणय सर, मिला मिला मिला। तो अब अगर बच्चों इसको देखोगे तो तुम्हारे हाथ पास में बुक पड़ी होगी, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसको अपने हाथ में ले लो। अब उसको अगर आप हाथ में लोगे और उसको ऊपर की तरफ लेके जाओ किसी एक्सिलरेशन से, तो आपको उसका वजन ज्यादा महसूस होगा, और नीचे लेके आओ किसी एक्सिलरेशन से तो हल्का लगेगा। तो दिस इज अ बेसिक लॉजिक, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप अपने कंधे पे बस्ता लटका के और कूदोगे ना तो आपको वो बस्ते का भार महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो वो सभी चीजों को समझाने के लिए भी अपन सूडो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास में एक लिफ्ट है, और उस लिफ्ट के अंदर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को अगेन दो लोग ऑब्जर्व करेंगे। एक बंदा होगा जो लिफ्ट के अंदर होगा, मान लेते हैं लिफ्ट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन है, और एक बंदा होगा जो लिफ्ट के बाहर खड़ा होगा। तो लिफ्ट के अंदर हम किसको खड़ा कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया, शोंटू भाई को खड़ा कर देते हैं। तो शोंटू इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट, और मोंटू भाई को अपन ने क्या करा, लिफ्ट के बाहर खड़ा कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि लिफ्ट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। अब हमारा शोंटू और हमारा मोंटू, शोंटू मोंटू से आपकी दोस्ती हो ही चुकी है, ठीक है। इनके पास कोई काम नहीं है, चल जाते ऑब्जेक्ट देखूंगा मैं, जान दो अपना क्या जा रहा है, खड़े रहने दो, ठीक है। अब शोंटू भाई के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट काय पे है, बहुत बढ़िया, रेस्ट पर है। मोंटू भाई के रिस्पेक्ट में दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। अब इन्होंने फिर से बोला कि भैया जी समस्या आ गई है, समस्या का समाधान बताइए। तो समस्या का समाधान हमारे को न्यूटन बाबा ने बता दिया, और उन्होंने बोला कि भाई आपके पास में अगर सूडो फोर्स है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ेगा, व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। किसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, शोंटू की मोंटू, शोंटू की नॉन इनर्शियल है, क्योंकि शोंटू खड़ा हुआ है किसके अंदर, लिफ्ट के अंदर, एंड लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन है। और मोंटू के केस में हमारे पास में कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे को इसका वेट नापना था कि इसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास में अपने को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर लेके जाता हूं तो मुझे उसका भार ज्यादा महसूस होता है। मैंने यहाँ पर एक वेइंग मशीन लगा दी, तो वो भार कितना ज्यादा महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस वो ही डिराइव कर दूंगा मैं आपके लिए, और बिल्कुल बेसिक सी भाषा में। सबसे पहले अपन लेते हैं, जब अपन इनर्शियल फ्रेम से बात करेंगे, किससे बात करेंगे, जब अपन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करेंगे, मतलब मोंटू के पर्सपेक्टिव से। मोंटू के पर्सपेक्टिव से क्या मैं लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि वो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन लग जाते हैं। अब उसने इस ऑब्जेक्ट को जब एनालाइज करा, तो लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास m, तो ऑब्जेक्ट का मास m था, उसके ऊपर नीचे लगेगा mg का फोर्स, उसका वेट, और क्योंकि मैंने सरफेस पे रखा है तो सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, जो लगेगा ऊपर की तरफ। अब अगर अपन देखेंगे तो मोंटू देखेगा कि मोंटू की नजरों में इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और एक mg जो वेट है इसका वो नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। कितने फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, दो, कौन से, नॉर्मल रिएक्शन और mg। तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मैंने ये एक्सीलरेशन ए क्यों लिया, क्योंकि मैं किसकी तरफ से खड़ा हूं, मैं बाहर से खड़ा हुआ हूं, मैं बाहर से खड़ा होकर देख रहा हूं। तो लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना हो गया, ए हो गया। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। इससे अगर मैं देखूंगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वो कितना होगा, माइनस वाला टर्म उधर चल जाएगा, प्लस में m कॉमन निकाल लेता हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg प्लस ए। मतलब आप समझिए भाई साहब, जो उसका वेट था वो था mg,
अब उसको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो वेट से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब भार ज़्यादा मिल रहा है, और यही नॉर्मल रिएक्शन है जो रीडिंग होती है हमारे पास में। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो रीडिंग हो जाएगी वो आ जाएगी mg+a। ये वाली चीज़ हमने mg+a किससे देखी है? ये हमने देखी है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। प्यारे बच्चों, अब इसी के बदले दृष्टिकोण चेंज करते हैं। यही हमारा जीवन भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, नॉन इनर्शियल से देखो, आपको लगाते सही साट आ गया ना जीवन के अंदर, तो आंसर सेम ही आएगा। अब अपन देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझने के लिए मैं चले जाता हूँ शॉन्टू की जगह पे। मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट, फिर से वेइंग मशीन, मूविंग विथ एक्सेलरेशन a, और ये ऑब्जेक्ट का मास m। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहली कहानी, क्या हो रहा है हमारे पास में शॉन्टू के रिस्पेक्ट में? जब वो लिफ्ट के अंदर है तो ये मास m जो है वो काय में है? रेस्ट पर है। काय में है? रेस्ट पर है। मतलब कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसने बोला कि भाई मुझे भी लॉज ऑफ मोशन लगाने, तो न्यूटन जी ने बोला था कि भाई अगर तुझे लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं तो तुझे क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं देखूं तो कितने फोर्स लग रहे थे? एक mg लग रहा था नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा था। बट अब हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसी है? नॉन इनर्शियल है। तो अगर नॉन इनर्शियल है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन कितनी है? a है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी। किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कैसे लगाते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन? हम क्या करते हैं, जितनी एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की उसकी अपोजिट एक्सेलरेशन किसको दे देंगे? उसकी अपोजिट एक्सेलरेशन किसको दे देंगे? बहुत बढ़िया, उसकी अपोजिट एक्सेलरेशन उस मास को दे देंगे जिस मास को मैं कंसिडर कर रहा था। अब उस मास के ऊपर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितनी एक्सेलरेशन से? ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो मैं मास को कितनी एक्सेलरेशन दे दूंगा? ए दूंगा। किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। तो हमारे पास नीचे हो जाएगा इसके ऊपर लगने वाला, ये है मेरा सूडो फोर्स बच्चों। तो मेरे हरे नीले पीले गुलाबी बच्चों, ये हमारा सूडो फोर्स है। ये सूडो फोर्स क्या है? ये फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो हमने मान लिया कि ये लग रहा है। इसको लगाना ही पड़ेगा अगर लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं तो, क्योंकि मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है? एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वैसे ही जो तुम्हें मैसेज आया था ना कि आई केयर फॉर यू, वो सूडो फोर्स लगा लेते हो तुम अपने मन में, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तुमने ऐसा मान लिया कि हाँ सही में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में सूडो फोर्स लगा दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में दिस होल ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू शॉन्टू। तो इसका मतलब एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू शॉन्टू, दिस इंप्लाइज दैट नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा 0। नेट फोर्स कितना होगा? 0। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? n नॉर्मल रिएक्शन का। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg प्लस ma। मैं m को कॉमन निकाल लूं तो g प्लस a, यही नॉर्मल रिएक्शन मेरी रीडिंग है। मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं, भाई बात तो सेम ही है, मेरे पास आंसर सेम आएगा। बट हुआ क्या? क्यों लगाया मैंने ये सूडो फोर्स? ये इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं नॉन इनर्शियल से स्टडी करूंगा ना, जब मैं तुम्हें सूडो फोर्स समझाऊंगा ना, जब तुम्हें सूडो फोर्स के और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना, तो तुम्हें आईआईटी का क्वेश्चन ऐसा लगेगा, अरे बाप रे इतनी मेहनत क्यों कर रही है इन्होंने, 10-10 स्टेप क्यों लगे? हमारा काम 2 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक वर्किंग। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार और समझो, और इस बार अपनी आत्मा में घुसा लेना इसको। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे जो बेसिक सवाल हैं उनका सबका जवाब ये है कि जब मैं किसी एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता हूं और मैं ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहा हूं, कहां से एनालाइज कर रहा हूं? फ्रॉम दैट एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं वो नहीं लगाऊंगा तो न्यूटन बाबा के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। न्यूटन के लॉज कब एप्लीकेबल होते हैं? न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं व्हेन यू आर इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर भी अगर आप नॉन इनर्शियल में लगाना चाहते हो तो एक सूडो फोर्स,
और सूडो फोर्स कैसे लगाना है? जो एक्सिलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है उसकी अपोजिट एक्सिलरेशन आपको किसको देनी है? ऑब्जेक्ट को देनी है। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो हमने यहां पर ये जो लिफ्ट के अंदर मास रखा था इसके वेट को, जो वेट है मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, उसको एनालाइज करा फ्रॉम इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल। जब मैं इनर्शियल से एनालाइज कर रहा था तो इस पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन था, नीचे mg था। नेट फोर्स हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, बाहर वाले को तो यही दिख रहा है, तो इसीलिए ma लगा दिया, उससे नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस a आ गया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस है। नॉन इनर्शियल से जब मैं शॉन्टू की जगह पे खड़ा होकर देख रहा था तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट काय में दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो दिख रहा है रेस्ट में। तो हमको क्या करना है? अब शॉन्टू का जो एक्सेलरेशन था ए, उसका अपोजिट एक्सेलरेशन हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ दे दिया। पहले ही एक जी तो लग ही रहा था और ए और दे दिया, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया जी प्लस ए। और जो हमारा ऊपर फोर्स था वो नॉर्मल रिएक्शन था, वही ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। क्यों? क्योंकि शॉन्टू के रिस्पेक्ट में काय में है? रेस्ट पे है, मतलब नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए। बस उससे हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। बेसिक लॉजिक है भाई। देखो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है, बहुत सारा है। तो हम क्या करेंगे? हम उनके बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे, हम छोटी छोटी सी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? और बहुत बार समझेंगे, बहुत बार बहुत बार बहुत बार। तो आपका कोर्स एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार करवा दूंगा मैं। न्यूमेरिकल्स हम ढेर सारे सॉल्व करेंगे। बस उसके लिए क्या करना है? दिमाग खुला रखना है, आंखें चेतन रखनी है, और एक बात का ध्यान रखना है, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो मैं तो सोच लो कि यार ठीक है यार, चलता है यार, तो नहीं चलता भाई। देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि 10th के अंदर मेरे को पीसीएम लेना चाहिए या नहीं, या मैं मेरे रिजल्ट का वेट करूं, या मैं मेरे परसेंटेज का वेट करूं, कितने परसेंट आएंगे। 70% आए तो मैं पीसीएम ले लूंगा, 80 आए तो मैं पीसीएम। ऐसा मत करो। सिलेक्ट द लाइफ स्टाइल, तुम्हारे लिए सब्जेक्ट लो। अगर तुमने आज डिसाइड नहीं करा ना कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अगर तुमने आज खुद के सपने नहीं देखे ना, तो पता है एक दिन क्या होगा? एक दिन बाहर एक अंकल जा रहे होंगे और तुम्हारे पापा तुमको बोलेंगे, अरे बेटा वो शर्मा जी को बुला लाओ। बाहर से निकल रहे हैं, फिर वो शर्मा जी अंदर आएंगे, वो बैठेंगे, तुम्हारी मम्मी चाय बना के लेके आएगी, और वो अंकल तुमसे सवाल करेंगे, और बेटा 10th के बाद क्या प्लान है? और अगर तुमने बोल दिया ना कि अभी तो कोई प्लान बनाया नहीं, मैंने सोच रहा हूं रिजल्ट आने के बाद, तो बेटा शर्मा जी के फूफे का, नाना का, पोते का, पता नहीं किसका रिश्तेदार ने कोई फलाना ढिमकाना कोर्स करा होगा, और वो बताएंगे कि ये कोर्स बहुत अच्छा है। और फिर तुम्हारी ज़िंदगी की जो पूरी की पूरी बागडोर है ना, वो तुम्हारे हाथ से उसी समय फिसल जाएगी। फिर वो शर्मा जी जो रैंडमली 10 मिनट चाय पीने आए थे, वो गवर्न करेंगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारे बुढ़ापे तक। तो या तो तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या करना है, या कोई एक रैंडम अंकल जो सिर्फ चाय पीने आए थे वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन पता है क्या है? बेटर ऑप्शन है तुम डिसाइड करो। ठीक है, सोचो।